Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electrons is maximum, where there are 95% chances of finding an electron. That space is called orbital. Now, what's atomic orbital? Atomic orbital is the orbital which surrounds only one nucleus. तो सिर्फ एक न्यूक्लियस को सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल्स को, जब भी हम किसी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। क्वांटम नंबर जो किसी भी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं वो 3 है, जिसमें फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो साइज के बारे में बताता है, इसको n से लिखते हैं। एजिमुदल क्वांटम नंबर, जिसको L से लिखते हैं और ये शेप के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, एजिमुदल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। इस तरह तीनों क्वांटम नंबर जो हैं ये एक्सप्लेन करेंगे ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से लिखते हैं। जितनी n की वैल्यू ज्यादा होती जाती है, ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा होता जाता है। n की वैल्यू 1, 2, 3 ये कभी भी 0 नहीं होती n की वैल्यू, और ना ही कभी फ्रैक्शन में होती है। ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में होती है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स का कलेक्शन हो जिसमें सबकी n की वैल्यू सेम हो, तो उसको हम शेल कहते हैं। कलेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स with same value of principal quantum number is called a shell. नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास एजिमुदल क्वांटम नंबर। एजिमुदल क्वांटम नंबर जो है ये हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बताता है। इसकी वैल्यू जो है, इसको L से डेजिग्नेट करते हैं, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n पे, और अलाउड वैल्यूज की जो रेंज है वो 0 से n-1 तक है। Collection of the orbitals with same value of n and L is called subshell. अगर सिर्फ सेम वैल्यू ऑफ n हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, तो उसको शेल कहते हैं। लेकिन अगर n और L दोनों वैल्यू सेम हो तो उनको हम सब शेल्स कहते हैं। अब अगर L की वैल्यू 0 हो तो जो हमारे पास सब शेल होता है वो S होता है। L की वैल्यू 1 हो तो सब शेल P, 2 हो तो सब शेल D, और 3 हो तो सब शेल F होता है। अब ये जो हमारे पास सब शेल्स हैं, इनके आगे ऑर्बिटल्स हैं, जो कि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एंगुलर मोमेंटम यानी एजिमुदल क्वांटम नंबर पे, और इसकी वैल्यूज की रेंज क्या होती है, -L, 0 और +L। इस तरह से हमें m की वैल्यूज का पता चल जाता है। तो m की वैल्यूज हमें पता चलती है L की वैल्यू से, और रेंज क्या है, -L से स्टार्ट करके 0 और फिर +L तक इनकी रेंज होती है। अब अगर हम समराइज कर लें सारे क्वांटम नंबर्स को, ये हमारे पास पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, दूसरा है एजिमुदल क्वांटम नंबर L, और फाइनली ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m। अगर n की वैल्यू 1 हो
तो L की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि L की वैल्यू 0 से n-1 होती है। और अगर L की वैल्यू 0 होगी, तो फिर M की वैल्यू भी 0 होगी और हमारे पास जो सब शेल होगा वो S होगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है, तो ये 0 से n-1 तक यानी 0 भी होगी, और n-1 मीन्स 2-1 है। 2-1 यहाँ 1 आएगा, यानी 2 वैल्यूज होंगी। याद रखिएगा, जितनी n की वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, तो L की उतनी ही वैल्यूज आएंगी, 2 यानी 0 और 1। अब अगर हमने वैल्यू निकालनी है m की, तो m की वैल्यू -l से 0 और फिर +l होती है। तो यहाँ पर 0 और 1 है l की वैल्यू, तो सबसे कम वाली वैल्यू -1 होगी, फिर 0 और फिर +1। यानी जब l की वैल्यू 1 होती है, तो m की 3 वैल्यूज होती हैं। यानी l की वैल्यू 0 है, तो m की एक ही वैल्यू है जो कि 0 है, और l की वैल्यू 0 हो तो जो हमारे पास सब शेल होता है वो s होता है, और उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि उसके m की वैल्यू 1 है। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है, तो p सब शेल होगा, और इसकी m की वैल्यूज कितनी है? 3 है, -1, 0 और +1। इसका मतलब है इसमें ऑर्बिटल 3 आएंगे p में। अब अगर n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यूज भी 3 आएंगी। n 3 है, तो 0 से n-1 है, तो ये 2 भी आएगी, 1 भी आएगी, 0 भी आएगी। अगर l की वैल्यू 0 है, तो m भी 0 है। अगर इसकी वैल्यू l की वैल्यू 1 है, तो ये -l से 0 और फिर +l यानी -1, 0 और +1। और फिर अगर 2 है, तो ये -2, -1, फिर 0 और फिर +2 और +1, ये टोटल 5 वैल्यूज। L की वैल्यू 0 हो तो S सब शेल है, उसमें M की एक ही वैल्यू है, यानी उसका एक ही ऑर्बिटल है। L की वैल्यू 1 है, तो P सब शेल है, और P सब शेल में M की 3 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है M इसके जो P के 3 ऑर्बिटल हैं, Px, Py और Pz। और इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 2 होगी L की, तो फिर M की 5 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है L की वैल्यू 2 हो तो सब शेल D होता है, और सब शेल D होने से मुराद है इसके 5 ऑर्बिटल आएंगे, क्योंकि M की 5 वैल्यूज हैं। इसी तरह देखें, जब n की वैल्यू 4 होती है, तो l की भी 4 वैल्यूज हैं, 0, 1, 2, 3। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक है। और फिर अगर हम m की वैल्यूज देखें, तो l की वैल्यू 0 हो तो m की भी वैल्यू 0 है, और अगर ये 1 हो तो फिर ये 3 वैल्यूज आएंगी, माइनस ये L से +L तक, -L, 0, +L। यहाँ पर भी 2 है तो 5 वैल्यूज, 3 है तो यहाँ पर 7 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर ये जो हमारे पास जब L की वैल्यू 0 होती है, तो ये होता है हमारे पास S सब शेल, और S सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो वो S ही आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है, तो ये होता है P सब शेल, और P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि M की 3 वैल्यूज हैं। अगर L की वैल्यू 2 होगी, तो ये हमारे पास D सब शेल होगा, और D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज हैं। और अगर L की वैल्यू 3 आ जाए, तो इसका मतलब है M की 7 वैल्यूज है, और 7 वैल्यू से क्या मुराद है? इसमें यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्पेसिफाई करता है, और स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर स्पिन ये वाली हमारे पास ये क्लॉकवाइज है, जबकि ये वाली हमारे पास स्पिन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इनकी वैल्यूज +12 और -12 होती हैं। ये इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव किए जाते हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, जो कि या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम शेप्स देखें, तो जो एस होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। अब 1s है, 2s है, 3s है, जब इनके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी,
तो ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल नेचर है इसका साइज भी बड़ा होता जाएगा। 1s का साइज स्मॉल है, 2s का साइज बड़ा है। इसी तरह जो p ऑर्बिटल्स है हमारे पास ये डंबल शेप्ड होते हैं, और क्वांटम नंबर जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी 2p, 3p, 4p, तो उनका साइज भी बड़ा होता जाएगा। जो p ऑर्बिटल्स हैं और जो d है, जो f है, ये सारे डंबल शेप्ड हैं, लेकिन इनमें लोब्स बढ़ते चले जाते हैं। जो d है इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं और 2 लोब्स हैं, f के 7 ऑर्बिटल्स हैं और इनमें 3 लोब्स हैं। इसकी शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। अब आगे हमारे पास एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल या सबशेल की एनर्जी का पता हमें उसकी n प्लस एल की वैल्यू से लगता है। जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब है उस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है। जैसे देखें, सबसे लो एनर्जी 1s है, इसमें n की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। जब हमारे पास l की वैल्यू 0 होती है तो ये हमारे पास सबशेल s होता है, और अगर l की वैल्यू 1 हो तो ये हमारे पास p सबशेल है। n की वैल्यू 2 l की वैल्यू 2 हो तो ये हमारे पास d सबशेल है, और अगर ये वैल्यू 3 आ जाए एल की, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो सब शेल होगा वो एफ होगा। अब अगर हमने यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम आएगी एनर्जी उतनी ही कम आएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू, ये जो 7 नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 1 है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब है 1 प्लस 0, आंसर यहाँ पर 1 आएगा। इसकी एनर्जी सबसे कम आएगी और किसी में 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2s, 2p और फिर 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर अगर हम n प्लस एल की वैल्यू निकाल लें 2s में, तो यहाँ पर 2 प्लस 0, ये हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब है 1s के बाद बारी आएगी 2s की। अगर हम 2p में देखें तो 2 प्लस यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ आंसर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 2s के बाद 2p की बारी आएगी। तो जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। अब अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर देखेंगे किसमें n की वैल्यू कम है। जैसा कि देखें ये 2p है, 2p में n प्लस एल की वैल्यू 3 है, तो अगर 3s में भी चेक करें तो 3s में भी n प्लस एल की वैल्यू 3 आती है। लेकिन एनर्जी कम किसकी होगी, अगर दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर एनर्जी उसकी कम होगी जिसमें n की वैल्यू कम है। इट मींस 2p की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम सब शेल्स को उनकी एनर्जी के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है। क्यों 1s की है, क्योंकि उसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है। उसके बाद 2s आ जाएगा, 2s के बाद फिर आ जाएगा 2p, 3s, और उसके बाद जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे सब शेल्स की एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। और इसी में हम इसी एनर्जी की बेस पे ही सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s और 4d। ये जो हम फिलिंग कर रहे हैं, दिस फिलिंग इज अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल। n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम है वो 1s है, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, फिर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी 2s, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा। यहाँ पर देखिए n प्लस एल की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 प्लस 1 टोटल 3 है, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 3 है। लेकिन चूंकि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई है यहाँ पर, तो फिर देखेंगे किसकी n की वैल्यू कम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उसकी एनर्जी लो आएगी। साथ साथ ऑर्बिटल भी रिप्रेजेंट किए हैं। s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए एक और प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं, वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। मीन्स दो जो इलेक्ट्रॉन हैं एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं तो उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। दो इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली स्पिन डिफरेंट होगी। सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। जैसा कि देखें, हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हीलियम में है 1s2, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, तो उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 1s2 से मुराद है इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 है, 1s2 ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 1। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 आएगी। देखें दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू भी 0 है। यानी एंगुलर जो मोमेंटम क्वांटम नंबर है, एंगुलर मूवमेंट क्वांटम नंबर और दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों सेम है। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब है जो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है s में, उनके पहले तीनों क्वांटम नंबर सेम है। लेकिन अब चूंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए हैं तो एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी जबकि दूसरे की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, यानी चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। तो दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई क्वांटम नंबर डिफरेंट जरूर होगा। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक्सक्लूड कर दिया था सेम स्पिन को कि एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑहबो प्रिंसिपल। ऑहबो प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाता है। जब लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। 2s भी फिल हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन 2p में। अब चूंकि 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स अनटिल ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। अगर p में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक p में आ जाएगा, दूसरा दूसरे p में, तीसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले p में। तीनों इलेक्ट्रॉन अलग-अलग ऑर्बिटल में रहेंगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑहबो प्रिंसिपल, ऑब्बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑब्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। टू बिल्ड अप किस चीज को बिल्ड अप करना? हम जो सब शेल्स हैं उनको अरेंज करते हैं, बिल्ड अप करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। दिस इज कॉल्ड ऑब्बो प्रिंसिपल। अब हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। इनमें इन फेज इंटरेक्शंस होती हैं। जब इन फेज इंटरेक्शंस होंगी तो इनमें ओवरलैपिंग होगी और इनकी एनर्जी लो होगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे लो होती है। इसके बाद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, या हम कह सकते हैं इनमें आउट ऑफ फेज जाकर जो है वो ओवरलैपिंग या इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से इनमें नोड भी आ जाता है और नोड आने की वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर जो थर्ड वाले हैं वो नॉन बॉन्डिंग है। ये आपस में इंटरेक्शन डेवलप नहीं करते क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम नहीं होती और इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होती है। तो बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, और जो नॉन बॉन्डिंग है इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल आती है। जो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने से दो तरह के बॉन्ड बनेंगे। एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा
और दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बाय लीनियर ओवरलैपिंग। अब अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखें, ये हमारे पास ऑर्बिटल है s और ये भी s ऑर्बिटल है, और जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, दिस इज इन फेज ओवरलैपिंग इन फेज इंटरेक्शन, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इससे हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है। जब ये आउट ऑफ फेज वाले आपस में सामने आते हैं, तो जो इंटरेक्शन डेवलप होती है उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है, और इसमें नोड भी आ जाता है। नोड क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम होती है। फाइनली हमारे पास एक और एग्जांपल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जब p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं अगर वो पहला ही बॉन्ड हो। अब देखें, ये जो दो पाई बॉन्ड है, ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग जो होती है, इससे पाई बॉन्ड बनता है, और ये ओवरलैपिंग दो जगह पर मौजूद होती है, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। अब अगर ये आउट फेज इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास नोड बन जाएगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी लो है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।